सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैथ्स करने के साथ। और अंदर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि मैं सोचती हूँ बाहर अच्छे से बिस्तर वगैरह लगा के एंड अपनी स्टडी टेबल के संग बैठ के आराम से अच्छे से धूप में पढ़ती हूँ। तो हमेशा की तरह आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैथ्स के साथ। तो आज मैंने मैथ्स में जो करना है दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज़ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। और मैं ये किरण पब्लिकेशन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उसके सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही दे दिए गए हैं, जो कि इतने ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है एट द एंड। तो इसलिए मुझे सबसे अच्छी बात किरण पब्लिकेशन की यही लगती है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे गए हैं या फिर जितने भी फॉर्मूलेस इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, वो सारे इन लोगों ने एक ही चीज़ में एक ही जगह हमें दे दिए गए हैं, जिसमें हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्वेश्चंस जो आते हैं उसके पीछे उसके शॉर्ट सोल्यूशंस भी दिए गए हैं। तो जब भी मुझे मॉक देना होता है या फिर कोई अपनी प्रिपरेशन या क्वेश्चन सॉल्व करने होता है, तो मैं स्टार्टिंग के इन पेजेस से बहुत ज़्यादा हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलेज इतनी अच्छी तरीके से लिखे गए हैं एंड इवन इतने अच्छी तरीके से समझाया गया हुआ है हर एक अल्फ़ाबेट को, जिससे मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसलिए मैं हमेशा किरण पब्लिकेशन की बुक प्रेफर करती हूँ। अगर तुम लोग भी सोच रहे हो कोई बुक लेने की, तो आई विल से कि तुम लोग किरण पब्लिकेशन प्रेफर करो, क्योंकि ये हर साल टॉपर के थ्रू यूज़ की आ रही है एंड इसके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो एज डिसाइडेड मैं करती हूँ अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं सारे फॉर्मूलेस को लिख के याद करती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो डायरेक्टली मेरे माइंड में आ जाए। क्योंकि अभी मैं रिवीजन वगैरह कर रही हूँ एंड जितने भी नए क्वेश्चन या फिर जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से जो स्टार्टिंग के फॉर्मूलेज हैं मैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, भले ही मुझे फॉर्मूले आते हो या फिर नहीं आते हो। मैं सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से लिखती हूँ एंड हर चीज़ को याद करने की अच्छे से कोशिश करती हूँ। ऐसे याद करती हूँ कि जैसे वो मैं आखिरी बार इस चीज़ का रिवीजन कर रही हूँ एंड इसके बाद मुझे ज़रूरत ना पड़े दोबारा से चैप्टर को खोलने की। तो तुम लोग भी सेम तरीके से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम लोग मॉक ना लगाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम लोगों की मेहनत सही डायरेक्शन में है या नहीं। मेन एग्जाम से पहले ही खुद को एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में रखने के लिए टेक्स्ट बुक के मॉक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ लेने की, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी टेक्स्ट बुक पास प्रो। ना ही इसमें सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन आने के मोस्ट ज़्यादा चांसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। इस पास प्रो में मोर देन लैक ऑफ स्टूडेंट पहले से ही एनरोल्ड हैं एंड ऑल्सो थाउजेंड से भी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाते हैं, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन को इतनी अच्छी तरीके से बूस्ट करेंगे दैट यू विल नेवर रियलाइज़ कि तुम लोग मेन एग्जाम से पहले भी इतना अच्छे तरीके से अपने आप को एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में ढाल सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स देने से ना सिर्फ तुम्हें अपने आप की स्पीड एनालिसिस होगी या फिर रिलेवेंट क्वेश्चंस का पता चलेगा, बल्कि तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा सही से बूस्ट कर पाओगे एंड एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है। दैट इज़ ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक पास प्रो। तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड दैट इज़ निकी, जिसमें तुम्हें इंस्टेंट 12% डिस्काउंट मिलेगा एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर प्रिपरेशन। तो बाहर इतनी अच्छी धूप आई होती है कि मैंने अपने लिए बेडशीट लगाई होती है ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ठंडा हो रहा होता है अंदर एंड मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर से आ जाते हैं एंड बातें करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अंदर चले जाती हूँ। हालांकि मेरे आँखों में दर्द होने लग गई थी, क्योंकि लॉन्ग टाइम सनलाइट के वहाँ पे बैठ के मेरी आँखों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं पहले से ही अंदर चले जाऊँगी। तो अंदर जाके मैं करती हूँ सबसे पहले क्वेश्चंस। तो मैं इसमें क्वेश्चंस लगाती हूँ फ्रॉम किरण बुक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मैं अपने संग एक छोटी सी डायरी रख लेती हूँ, जिसमें मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा, लाइक जो ऑप्शन होगा, वो मैं उस डायरी में लिख दूँगी। एंड जब एट द एंड एनालिसिस करूँगी तो उस टाइम मैं पता लगाऊंगी मैंने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। तो मैं आज इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। एंड उसके बाद मैं एक क्वेश्चन कर रही होती हूँ जिसमें मुझे डाउट हो जाता है कि फॉर्मूले में, तो आगे जाके मैं सीधा फॉर्मूला देख लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे प्लस पॉइंट लगता है किरण बुक का, कि फॉर्मूलेज जो हैं वो एक साथ एक ही जगह दिए गए हैं, जिससे इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इस वजह से वो क्वेश्चंस के फॉर्मूले जितने भी इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद नहीं रहता है, मैं उनको मल्टीपल टाइम लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि वो फॉर्मूले मेरे माइंड में बैठ जाए। एंड मैं सरफेस एरिया के सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे लाइव आना था यूट्यूब पे, जैसा कि मैंने कहा हुआ था पहले से ही। तो मुझे स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं कैसे तुम लोग रिप्लाई करोगे या फिर कैसा रहेगा सेशन। तो लेकिन सच बताऊँ, मेरे जब लाइव सेशन लिया उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील कर रही थी, टच वुड, एंड आई वाज लिटरली फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे लोग एंड इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो। तो लिटरली गाइस, अगर तुम लोग अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो यार मैं जेन्युइनली तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ दैट यू आर लेजिट अ जैम। तुम लोग बहुत अच्छे हो एंड आई विश कि तुम सबका जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं अच्छी जगह तुम्हारी ड्रीम पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ऑफ सपोर्ट, कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही कभी सोचा हुआ था कि इतना सपोर्ट एंड इतना प्यार आप लोगों से मिलेगा। एंड लिटरली आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेलम्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू। एंड देन उसके बाद ना मेरा इतना ज़्यादा हेडेक होता है कि मैं कब सो जाती हूँ मुझे खुद भी पता नहीं चलता। एंड
देन आफ्टर अराउंड 5:30 मैं उठती हूँ और उसके बाद देने लग जाती हूँ मॉक। तो मैं देखती हूँ कि जो मैंने प्रीवियस मॉक दिए थे उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने जो CGL का टियर 2 का मॉक दिया था जिसमें माई स्कोर वॉज 330 इंक्लूडिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हटा के उन लोगों ने मॉक वगैरह दिए हुए थे, दैट वाज द गुड थिंग। तो माई स्कोर वॉज 286 आफ्टर रिमूविंग कंप्यूटर फ्रॉम दैट। तो उसका मैं एनालिसिस वगैरह करती हूँ, एक क्विक एनालिसिस, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ पे गलती की है। एंड तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि 1 से 30 तक मेरा सिर्फ एक ग्रेड है, जो कि है कंप्यूटर सेक्शन, सॉरी मैथ्स सेक्शन का। तो मैथ्स में मेरा सिर्फ एक गलत होता है एंड इसमें से मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस मैथ्स में छोड़े हुए थे। लेकिन मुझे रीजनिंग में देख के कुछ कहना नहीं आया, क्योंकि रीजनिंग में मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हुए थे। मुझे कहने में भी इतनी शर्म आ रही है, क्योंकि रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया एंड मैं अब ना रीजनिंग के लिए लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाली हूँ, क्योंकि जिसमें लगता है कि यार ये कर लेंगे हो जाएगा, वही चीज़ एट द एंड डुबा देती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरे संग ऐसा हो कि मुझे रीजनिंग की वजह से थोड़ा मॉक में स्कोर अच्छा ना आए। तो इसलिए अब मैं रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करूँगी। लेकिन मैंने कल कोई भी मॉक नहीं दिया था संडे में, इसलिए आज मैं दे रही हूँ द पंडित का मॉक, जो कि मैंने सोचा हुआ था संडे में दूंगी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैं 2 मॉक देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं देती हूँ पंडित का मॉक। अब द पंडित के जो मॉक है वो कंपैरेटिवली टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। टफ इन द सेंस मीन्स ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, जिन्हें करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि रीजनिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है मैथ्स में। एंड आज भी मैं मैथ्स में अराउंड लास्ट के 10 क्वेश्चंस नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस तक पहुँच पाती हूँ और उसके बाद के क्या क्वेश्चंस थे मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, मैं देख भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इसके ऑलरेडी इतने सारे लेंदी क्वेश्चन से स्टार्टिंग की कि मुझे लास्ट में पहुंचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले करती हूँ रीजनिंग अटैम्प्ट, और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें अच्छे आए हुए थे। लाइक मुझे उम्मीद थी कि अगर होंगे भी गलत तो 1-2 गलत होने चाहिए। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे आए हुए थे रीजनिंग में। एंड जो सबसे ज़्यादा डर लगती थी मुझे पहले, दैट वाज नंबर सीरीज़। इसमें क्योंकि क्वेश्चंस उस टाइम पे सॉल्व नहीं होते हैं और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके बाद अलग से नर्वसनेस होने लग जाती है बाकी क्वेश्चंस को लेके। तो लेकिन ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की हुई थी जितनी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जितने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर में या फिर मॉक वगैरह में, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग में देख के लग जाता है कि मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो मैं उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। एंड देन फाइनली सबमिट करती हूँ अपना मॉक एंड आई थॉट कि अराउंड 250 तो आ ही जाने चाहिए, लेकिन माई स्कोर वॉज 249 सॉरी। तुम लोग को सेक्शन वाइज भी दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम लोगों ने बोला था लाइव वीडियो में कि नोट्स वगैरह दिखाने के लिए। तो ये मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं यार, तुम लोग भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। अगर तुम्हें इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा डर लग रही है तो इंग्लिश में मैंने सिर्फ 3 चैप्टर किए हुए थे, दैट वाज टेंस, मूड एंड एक और चैप्टर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन चैप्टर करने के बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके एक 6-7 पेजेस के नोट्स लिखे हुए थे, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर अप की हुई थी जो गलत हो जाती हैं बच्चों से ज़्यादातर। एंड दिस इज़ माय बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री नोट्स। हालांकि मुझे केमिस्ट्री में बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पर पता नहीं मैंने क्यों बनाया, क्योंकि बेसिक वगैरह ही था एंड मैंने की हुई है केमिस्ट्री ऑनर्स, तो ये बेसिक तो मुझे इतना क्लियर है। तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर के नोट्स बनाए, इनके उसके बाद मैंने छोड़ दिया। इसमें बीच में मैंने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस वगैरह लिखे हुए थे प्री के टाइम पे, ताकि मुझे याद रहे अच्छे से। एंड ये है मेरी सिविक्स एंड हिस्ट्री की नोट्स की नोटबुक। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से काम किया हुआ है एंड हिस्ट्री के नोट्स आर माय फेवरेट। मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना ये हिस्ट्री के नोट्स पढ़ना, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तरीके से अपना 100% देके इन चीज़ों को लिखा हुआ है। तो जब मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ईजिली मुझे याद भी हो जाते हैं। तो तुम लोग भी अपने नोट्स काफ़ी अच्छी तरीके से बनाना, ताकि तुम लोग भी अट्रैक्ट हो अपने नोट्स को देख के और तुम्हें उन्हें पढ़ने का मन भी करे। खाना पीना खाने के बाद मैं करती हूँ एनालिसिस ऑफ द पंडित एंड जो मैंने CGL का मेगा लाइव टेस्ट दिया हुआ था उसका। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मेरे कितने गलत हुए हैं। तो स्टार्टिंग जो होता है वो हमेशा मैथ सेक्शन का होता है। तो इसमें मैं जो क्वेश्चंस मेरे रह गए थे या क्वेश्चंस मेरे जो छूट गए थे, वो क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करती हूँ पहले, ताकि मैं देख पाऊँ कि या मुझे सच में आते थे या नहीं आते थे। तो तुम लोग भी एनालिसिस ऐसे कर सकते हो, जिसमें तुम लोग पहले देखो कि सारे क्वेश्चंस सही कितने हैं, गलत कितने हैं, एंड उसके बाद जो गलत है वो कौन कौन से हैं और कहाँ पे गलती हुई, एंड जो क्वेश्चन छोड़े हैं या फिर जो क्वेश्चन छूट गए वो क्वेश्चन हमसे हुए या फिर नहीं हुए, या फिर उसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक एनालिसिस को तुम्हारा और ज़्यादा इफेक्टिव करती हैं। और एनालिसिस सिर्फ हवा में मत करना, उसके लिए रफ नोटबुक लेके बैठना अपना अच्छे से कंप्यूटर के आगे, एंड हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को जो छोड़े हैं जो गलत हुए हैं उनको अच्छे से देखना, क्योंकि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ करके बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसीलिए तुम लोग मॉक एनालिसिस ज़रूर करना, ज़रूर। ये टेक्स्ट बुक का जो लाइव टेस्ट था, इसमें सबसे सैडेस्ट पार्ट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी किया दैट वाज रीजनिंग
ओनली, मतलब इतना बेसिक गलती किया ना मैंने, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। और ये क्वेश्चन तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगी थी देखिए कि कैसे होगा, और मैंने ये छोड़ दिया था क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया क्या लॉजिक था इसमें। दैन उसके बाद मैं देखती हूँ अपना इंग्लिश में ओवरऑल मेरा सही था स्कोर, लाइक मेरे सिर्फ 4 या 5 गलत हुए थे टोटल। एंड उसमें भी 4-5 में भी जो ज़्यादातर मिस्टेक थी उसमें एक थी PQRS से, एक कॉम्प्रीहेंशन से, और एक थी मेरा एरर आइडेंटिफिकेशन से। तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक वहाँ पे भी हो जाती हैं, तो फिर कोशिश करूँगी उन मिस्टेक्स को भी कम करूँ। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वोकैब के जो इसमें मेंशन किए गए होते हैं जो कि नए होते हैं, तो मैं उनको भी ज़्यादा एक बार ही देख लेती हूँ, याद हो ना हो लेकिन मैं देख लेती हूँ अच्छे से, ताकि वो मेरे माइंड में एक बार ऐसा हो कि मेरी आँखों के थ्रू गए हैं वो, भले ही याद हो या ना हो, लेकिन एनालिसिस के टाइम पे इंग्लिश के मैं वोकैब के न्यू वर्ड्स जो हैं वो देख लेती हूँ। तो तुम लोग भी ये कर सकते हो, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाता है पेपर देने में, और उसके बाद उसका एनालिसिस करने में तो तुम पूरा 2.5 आवर मान के चलो। एंड मेरा ओवरऑल स्कोर वॉज 287, और उसमें कट ऑफ दिखाई थी दैट वाज 240 to 255। तो कट ऑफ तो ओवरऑल क्लियर हो रही थी, लेकिन स्कोर 300 प्लस होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड देन उसके बाद देखती हूँ अपना CHSL का जो मॉक मैंने दिया हुआ था उसका स्कोर कार्ड आंसर की, तो उसका मैंने ज़्यादातर इतना ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया कि अच्छा कहाँ पे गलती है, ये गलती है, क्योंकि मेरा फाइनल जो एम है दैट इज़ CGL ओनली। फिर उसके बाद अपना रीजनिंग में जो डूबता हुआ हाल देखकर मैं बैठ जाती हूँ रीजनिंग के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की क्लास लेके। तो विक्रमजीत सर से मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनकी बैच से मैं पढ़ती थी रीजनिंग वगैरह। एज सच कोई नीड तो है नहीं प्री के लिए, लेकिन मेंस के लिए जो ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं दैट इज़ ओनली स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं एक तो ये वीडियो करूँगी, एंड एक वीडियो और है, मुझे सर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं उनको प्रेफर करूँगी अपनी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को और वीडियोज़ को करने में। तो तुम लोगों को भी अगर कोई गाइडेंस वगैरह या फिर कोई हेल्प वगैरह चाहिए होगी, ड्रॉप डाउन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू जितना मुझसे हो सकेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल ऑफ दिस लव। आई एम लिटरली ब्लेस्ड एंड grateful to all of you. And yeah, that's all for today. Thank you so much guys. Bye, take care, and bye bye.